कांग्रेस के टाइम के ऊपर जो मिर्चपुर कांड हुआ था वहां पर बहुत सक्रिय थी, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो खड़ी हो गई थी और वो इतना बड़ा इशू बन गया था कि आज तक भी कांग्रेस को उसके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। राहुल गांधी हरियाणा में आ गए थे, ये इतना बड़ा इशू जबकि कांग्रेस की सरकार थी। अब सवाल यही है कि कुमारी सैलजा क्या उसी तरीके का एक क्रांतिकारी रुख, इसी तरीके का एक एग्रेसिव नेतृत्व इस इशू के ऊपर भी दिखाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, आज की चर्चा का जो विषय है, पूरे देश में जिसकी चर्चा है, आईपीएस वाई पूर्ण सिंह, और लगातार आज 5वां दिन है, अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और पूरे हरियाणा और पूरे देश में हलचल मची हुई है। तो इस विषय पे आज विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हैं। जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप जी। मामला तो पता ही है सर, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो कैसे देखते हैं सर इस मामले को? इसके कई पहलू हैं मनदीप जी। इसका जो एक न्यायिक पहलू है, कानूनी पहलू है, वो है, राजनीतिक पहलू है और सामाजिक पहलू भी है। बहुत कम ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें ये तमाम चीज़ें जुड़ी हो। ये एक ऐसा मसला है क्योंकि यहाँ पर जो दलित भेदभाव, दलितों की प्रताड़ना, ये तमाम आरोप सुसाइड नोट में लगाए गए हैं वाई पूर्ण सिंह द्वारा जो लिखा गया है जी। उसके अलावा कानूनी पहलू है कि शुरुआत में कार्रवाई नहीं हुई जो परिवार की तरफ से मांग की गई, अब तक भी वो कार्रवाई नहीं हुई है जो मांग की जा रही है। तो ये कानूनी पहलू है और राजनीतिक पहलू है क्योंकि जहां पर भी दलित वर्ग का सवाल आता है तो बहुत सारे संगठन और तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर सक्रिय हो जाते हैं। एक एक करके तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे और ख़ासतौर पर हम कोशिश करेंगे कि कानूनी पहलुओं पर हम लोग उस लिहाज से चर्चा ना करें कि हम लोग एक्सपर्ट साउंड करें, क्योंकि हम उस चीज़ के ना एक्सपर्ट हैं, ना हम यहाँ पर बैठकर हम लोग ये बता सकते हैं कि यही हुआ होगा, यही दोषी है बिल्कुल सही बात। और इसके ऊपर आरोप सही हैं, या फिर जो कुछ भी हो रहा है सरकार कर रही है वो गलत है, या फिर जो नहीं कर रही है वो सही है। तो हम इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं। इस चीज़ के ऊपर हम लोग कम से कम बात करेंगे, लेकिन राजनीतिक पहलुओं के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ हरियाणा की राजनीति को बदलने वाला मुद्दा साबित नहीं हो रहा है, बल्कि ये देश की राजनीति में भी एक हलचल पैदा करने वाला इशू बनता जा रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि इस देश में ऐसा कोई इशू है ही नहीं जिसके ऊपर राजनीति ना होती हो या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश के वासी हैं और लोकतंत्र का मतलब होता है राजनीतिक लोकतंत्र, और राजनीति इस देश में सब कुछ तय करती है। इस देश में आपको स्कूल कैसा मिलेगा, आपको पढ़ाई कैसी मिलेगी, इलाज कैसा होगा, पीने का पानी कैसा मिलेगा, चलने को सड़कें कैसी मिलेंगी, और यहाँ तक कि आपकी सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, आपकी सरकार कैसी होगी, वो किसके प्रति ज़्यादा जवाबदेह होगी, वो किस समाज को ज़्यादा न्याय देने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगी या किस पक्ष को वो इग्नोर कर देगी, ये तमाम चीज़ें हमारे देश में राजनीति तय करती है। हम चाहते हुए या ना चाहते हुए हम लोग लाख बार कोशिशें करते रहें या बोलते रहें कि हमें राजनीति का हिस्सा नहीं बनना है, किसी तरह की कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करनी है, ये तमाम चीज़ें हम लोग जहन में रखते हुए भी एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। तो ये सवाल एक तरीके से बड़ा बेमानी हो जाता है। ये कोई ऑब्जेक्शन करे कि इसके ऊपर राजनीतिक चर्चा का क्या मतलब बनता है, नहीं बनता है, और ये हो रहा है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम लोग कबूतर नहीं बन सकते हैं जो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली अंधी हो गई है, सारी दुनिया में अंधेरा छा गया है। तो राजनीतिक पहलू हरियाणा की राजनीति से शुरू होता है, और एक ऐसा पक्ष जिसके बारे में अब तक शायद किसी मंच के ऊपर चर्चा नहीं हुई है, हम उसका जिक्र सबसे पहले कर लेते हैं जी। नायब सिंह सैनी। अब तक उनका जो राजनीतिक करियर रहा है और ख़ासतौर पर 2014 के बाद
बड़ा शानदार रहा है। लगातार उनका जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर 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 की तरफ जाता गया है। विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने और फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने और फिर से मुख्यमंत्री बने। मतलब अब तक का एक तरीके से हनीमून पीरियड उनके करियर का चल रहा है। और किसी भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जब लंबा कार्यकाल होता है तो चुनौतियां आती हैं उनके करियर में। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब नेतृत्व दिखाना होता है, जब फैसला लेना होता है कि अगर यहाँ पर मैं कोई चूक कर गया तो वो ढलान की तरफ भी हो सकता है फिर वहाँ से करियर। अगर यहाँ पर मैंने कोई परिपक्व और अच्छा फैसला ले लिया तो फिर यहाँ से एक नए तरीके के मुख्यमंत्री को हम यहाँ से देखेंगे। तो आज उस मोड़ के ऊपर नायब सिंह सैनी खड़े हुए हैं। विपक्षी आरोप लगा देते हैं कि नायब सिंह सैनी तो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर ही सुपर सीएम है, फैसले तो सारे दिल्ली से होते हैं। अब इस मोहर को उठाने का, इस मोहर को अपने आप से हटाने का ये वक्त होता है और ये बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ होता है, बहुत सारे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको कोई और ही चलाता रहे। आप जब किसी पद के ऊपर होते हो, आपके हाथ में कोई पावर होती है, तो एक टाइम के ऊपर आपको एहसास होता है कि नहीं, ये मेरी पावर है, ये मेरा पद है, ये फैसला मुझे लेना चाहिए, ना कि मेरे लिए कोई और फैसला लेगा। तो यानी कि नायब सैनी के लिए अग्नि परीक्षा मान के चले। हाँ, बिल्कुल। ये और जो ये बड़ा एक अब तक के उनके करियर में पहला ऐसा हर्डल आया है जहां पर उन्हें बहुत सोच समझकर वो तलवार की धार पे चल रहे हैं। इस वक्त किस तरीके का, किस तरफ का फैसला लेते हैं, किस तरह इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि भाई विपक्ष आपके ऊपर उंगलियां उठाएगा, विपक्ष आपको बदनाम कर देगा या विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा देगा। उनसे बड़ी चुनौती नायब सिंह सैनी जी के ऊपर ये है कि एक ऐसा वोट बैंक जो उनके प्रति शायद सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से उनके साथ जुड़ा हुआ है। खासतौर पर जो उनकी सरकार ने फैसला लिया हरियाणा में SC DSC ये अलग अलग आरक्षण के पार्टीशन करने का, उसके बाद से एक बड़ा वर्ग SC वर्ग बिल्कुल बहुत स्ट्रोंगली, जिसने ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी के पक्ष में इस चुनाव में वोटिंग की। और बीजेपी मानती भी होगी इस बात को कि इस ऐतिहासिक और अप्रत्याशित जीत के पीछे ये बहुत बड़ा फैक्टर था। अब वो वर्ग भी अब तक के सरकार के रवैये से खुश नहीं है। बहुत सारे जो दलित संगठन, आपने देखा होगा कि जब कुमारी सैलजा का इशू विधानसभा चुनाव में बन गया था तो उस दौरान वो लोग सड़कों के ऊपर उतर गए थे। वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, लोगों को गांव-गांव जाकर, चौपालों में जाकर बैठ के करके शपथ दिला रहे थे कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। अब वो लोग, हालांकि धीरे धीरे करके ही सही, अब वो लोग सरकार को घेरने के लिए, सरकार पर सवाल उठाने के लिए वो लोग आगे आ रहे हैं जी। और राजनीति इससे सिर्फ हरियाणा की नहीं जुड़ी हुई है। और हरियाणा में एक पक्ष कुमारी सैलजा, जो अब तक बताया जा रहा है कि वो अब तक विदेश में थी, अब वो शायद वापिस आ गई हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर कुमारी सैलजा क्या रुख अपनाती हैं उससे भी बहुत कुछ तय होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि कुमारी सैलजा कांग्रेस के टाइम के ऊपर जो मिर्चपुर कांड हुआ था वहां पर बहुत सक्रिय थी, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो खड़ी हो गई थी और वो इतना बड़ा इशू बन गया था कि आज तक भी कांग्रेस को उसके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। राहुल गांधी हरियाणा में आ गए थे, ये इतना बड़ा इशू जबकि कांग्रेस की सरकार थी। अब सवाल यही है कि कुमारी सैलजा क्या उसी तरीके का एक क्रांतिकारी रुख, इसी तरीके का एक एग्रेसिव नेतृत्व इस इशू के ऊपर भी दिखाएंगे? क्या राहुल गांधी जो कांग्रेस की सरकार के दौरान यहाँ पर आकर एक इशू के ऊपर बहुत मुखर तरीके से अपनी हाजिरी दर्ज करवाने के लिए आए थे, क्या अब वो आएंगे? अब उनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी? उसके अलावा तमाम जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो सरकार को किस तरीके से घेरने की प्लानिंग करते हैं, ये तमाम पहलू हरियाणा की राजनीति के बारे में जुड़े हुए हैं। और देश की राजनीति में तो है ही चर्चा है, लेकिन देश की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा ये बहुत दूर की कड़ी है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल देश में इलेक्शन नहीं है, लेकिन इलेक्शन नज़दीक है, कहाँ? पंजाब में। और ये पूरा मामला जो दर्ज हुआ है ये चंडीगढ़ में दर्ज हुआ है और पंजाब से जो
आईएएस जिन्होंने अपनी जान दी है, आईपीएस जिन्होंने अपनी जान दी है, उनकी पत्नी के जो भाई हैं वो पंजाब में विधायक भी हैं। और पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा सक्रिय है। सिर्फ ये पूर्ण कुमार के मामले को लेकर नहीं, इससे पहले जो देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला करने की कोशिश हुई थी, जूता फेंकने की कोशिश हुई थी, उस मामले में न्यायाधीश ने उस आदमी को माफ कर दिया, जूता भी वापस करवा दिया पुलिस को कह के। और कांग्रेस की सरकारों ने कहीं पर भी इस तरीके की कोई एफआईआर या कानूनी कार्रवाई की कोई पहल नहीं की उस आरोपी के ऊपर। कांग्रेस ने कोई धरना प्रदर्शन भी जो मेरी जानकारी में है वो नहीं किया। लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या किया कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो लोग उस आदमी को सही ठहरा रहे थे और सीजेआई को धमकियां दे रहे थे, यहां तक कह रहे थे कि उनके साथ सड़क के ऊपर भी ये होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव थे, जिनके बारे में आरोप ये लगता है कि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उन लोगों के ऊपर आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में एफआईआर दर्ज कर दी। SC/ST एक्ट से लेके नॉन बेलेबल जो धाराएं लगाई गई, उनके आधार के ऊपर वहां पर केस दर्ज किया गया है। तो एक तरह से बड़ी हाजिरी दलितों के इशू पर आम आदमी पार्टी दर्ज करवा चुकी है। और यहां पर भी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी सक्रिय तौर पर यह आवाज उठा रही है, इस मुद्दे को उठा रही है। तो ये राजनीतिक पहलू तमाम इससे जुड़े हुए हैं और ये विपक्ष की राजनीति यहां से कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करती है, सरकार को दबा लेती है अपने एग्रेशन के जरिए, या फिर यहां पर नायब सिंह सैनी अपनी राजनीतिक समझ या परिपक्वता के जरिए कुछ ना कुछ ऐसा फैसला ले पाते हैं कि इस पूरे के पूरे भूचाल को वो हैंडल कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं। ये दो सवाल आज की राजनीति के सामने खड़े हुए हैं, जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। जी महेंद्र जी, एक बात हो गई है हरियाणा में, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मनीषा हत्याकांड हुआ था, तो उसका भी दाह संस्कार नहीं किया गया था कि तब जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे, ऐसी मांग की गई थी। और सेम बात यहाँ पे भी, जैसे इनकी तो जो एक बड़ा पद था एडीजीपी, और इनकी वाइफ आईएएस है, और साथ में जो इनका साड़ा है वो विधायक है, उसके बावजूद भी 5 दिन हो गए डेड बॉडी को दाह संस्कार नहीं किया गया कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी इनका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। तो क्या प्रशासन तब तक ही जागता है कि तब तक डेड बॉडी पड़ी रहती है सर? ये एक गलत संदेश जो समाज के भीतर लगातार फैल रहा है, और इसका दोष सरकार को अगर हम लोग दें तो गलत नहीं होगा कि आप ऐसा मैसेज मत दीजिए कि हर बार लोगों को, पीड़ितों को, वो चाहे भिवानी की मनीषा का परिवार हो जो बिल्कुल आम परिवार है, कोई राजनीतिक पावर नहीं है, कोई आर्थिक तौर पर बड़ी उस तरीके की हैसियत नहीं है जो सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके, उनको भी ये करना पड़ा। और फिर एक बहुत ही रसूखदार परिवार, वो भी ऐसा करने पर मजबूर है। तो सरकार को ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बहुत ही सक्रियता से, बहुत ही पहले, किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते हुए तत्परता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसा किसी परिवार को नहीं करना पड़ेगा। और मनीषा का आपने जिक्र किया, तो मनीषा का जिक्र सिर्फ आपने नहीं किया है या फिर तमाम आम लोग नहीं कर रहे हैं। उनकी बात तब भी हुई जब आईएएस एसोसिएशन की बैठक हुई। बहुत सारे आईएएस ने ये कहा कि भाई अगर मनीषा मौत के मामले में वहां पर एसपी को बदला जा सकता है, आपने देखा होगा एसपी को बदल दिया गया था जब पूरा वो घटनाक्रम हुआ, तो फिर वाई पूर्ण कुमार के मामले में जांच के लिए क्यों नहीं एसपी या डीजीपी को बदला जा सकता? क्यों नहीं उनकी मांग को यह माना जाता सरकार के द्वारा कि हाँ ये जायज मांग है? और ऐसा फैसला सरकार पहले भी ले चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार ही अचानक से मांग उठ गई है। और ये भी जो परिवार है उसकी आशंका ये मानने लायक है कि वो सही है कि अगर इतने बड़े पदों के ऊपर कोई आरोपी बैठा रहेगा तो फिर वो जांच को प्रभावित कर सकता है। और कोई भी जांच अगर निष्पक्ष करनी है या होती है तो उसकी एक पहली नीड ये होती है कि जो आरोपी हैं उनको उन पदों से
दूर किया जाए कि जहां से वो जांच को किसी भी तरीके से प्रभावित ना कर सके। क्या ये जो बेसिक मांग है, बेसिक नीड है, इसको सरकार पूरी करेगी? इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए इस पे नजर रहेगी। तो जो आईएएस की एक मीटिंग हुई है और लगातार जो परिवार का समर्थन किया गया है, तो सरकार में भी एक बड़ा प्रेशर और बढ़ गया है इससे? बहुत बहुत बड़ा प्रेशर है, ये आईएएस का जो वर्ग है इनके पक्ष में आया है। और इससे भी बड़ा प्रेशर एक और है, सामाजिक संगठन अब धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। वो लगातार पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और धरने, प्रदर्शन और बंद के भी आह्वान अब शुरू हो गए हैं। ये सबसे बड़ा प्रेशर रहेगा सरकार के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि दलितों के बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ गए हैं जिसकी वजह से इस इतने बड़े वर्ग में एक असंतोष पैदा हो रहा है। और इसको हैंडल करने में अब तक जो बीजेपी राजनीतिक तौर पर बहुत कुशलता से, खास तौर पर जो सामाजिक मुद्दे होते थे उनको बहुत कुशलता से हैंडल कर लेती थी, लेकिन अब वो करने में थोड़ी नाकाम कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है, साबित हुई है। ये शुरुआत है एक सीरीज, पिछले 1-2 हफ्ते की मैं आपको जिक्र करूं कि उत्तर प्रदेश में एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से पीट पीट के मार डाला गया, यह आरोप लगाते हुए कि वो चोर है। और उसका वीडियो भी जारी किया गया, वीडियो सामने आके कितनी बुरी तरीके से उनको पीटा जा रहा है। उस दलित आदमी के मुंह से ये भी सुना कि वो राहुल गांधी का नाम ले रहा था। तो वहाँ से एक रोष ट्रिगर हुआ। उसके बाद फिर अचानक से घटना होती है सीजीआई के ऊपर हमले की, और वहाँ पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे वो लोग सक्रिय होकर सोशल मीडिया पर वाहियात बयानबाजी करने लग जाते हैं, पोस्ट लिखने लग जाते हैं जो सीजीआई का भी अपमान करती है और दलित समाज को आहत करती है। फिर उसके बाद एक अचानक से कोई वकील सामने आते हैं, वो थाने के बाहर, कोर्ट के बाहर खड़े होकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में गाली गलौच वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर ऊपर से ये वाई पूरण कुमार का मामला सामने आता है। और एक और मामला जिसके ऊपर अब तक नजर नहीं गई है बहुत सारे लोगों की, एक और मामला सामने आया है। अंजना ओम कश्यप जो आज तक की एंकर हैं, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में भगवान वाल्मीकि के ऊपर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है। और ये टिप्पणी बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में, अनजाने में करते हैं। इस वजह से ये मामला कोर्ट में भी गया था और कोर्ट ने बाकायदा निर्देश दिया था इस इशू के ऊपर कि भगवान वाल्मीकि के बारे में आप इस तरह का कोई बयान, इस तरह की कोई भाषणबाजी या इस तरह की कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। उनको आपके भी, ये तो पूर्व में डाकू थे, वो तो लुटेरे थे, इस तरह का कोई भी तथ्यात्मक सबूत मौजूद नहीं है, तो आप उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने एक लंबा कार्यक्रम इसी के ऊपर कर दिया और उन्होंने वो तमाम आपत्तिजनक बातें भगवान वाल्मीकि के बारे में कही जिसकी मनाही बाकायदा देश की सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो उनके खिलाफ भी कुरुक्षेत्र में शिकायत दर्ज की गई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठी है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो दलित समाज सड़कों पर आने को मजबूर होगा। इस मामले ने भी आग में घी डालने का काम किया है। तो एक लंबी सीरीज है, सिर्फ एक इशू के इर्द गिर्द आप ये मान के चले कि भाई इसी की वजह से एकदम से दलित समाज आक्रोशित होकर बीजेपी की खिलाफत करने लगा या सरकार का विरोधी हो गया, ये नहीं है। एक एक करके ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जहां पर सरकार उतनी स्मार्टली हैंडल नहीं कर रही है इश्यूज को जो अब तक करती आई है। जी महेंद्र जी, वीडियो लंबी हो रही है, तो लास्ट में यही है कि हरियाणा सरकार कितनी कामयाब हुई है इस मामले में, या फिर अभी तक क्या जो कार्रवाई आप देख रहे हैं वाईपूर्ण के मामले में, क्या लग रहा है? अभी तक देखो कार्रवाई तो खैर कुछ हुई नहीं है, और जितना ये पेचीदा मामला है हम लोग यहाँ पर बैठकर कह सकते हैं कि नहीं ऐसा फटाक से कर देना चाहिए। बहुत पेचीदा मामला है, सिर्फ आज की नहीं आगे तक की सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा मामला है इसका जिक्र सिर्फ आज नहीं होगा, आने वाले पता नहीं कितने बरसों तक होगा,
यहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई गलती होती है तो उसका राजनीतिक खामियाजा बीजेपी को या मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ सकता है, तो इसीलिए टाइम भी लिया जा रहा है। और जब भी दो टकराव की स्थिति आती है, दोनों ही पक्ष किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं होते हैं, तो वहाँ पर बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश होती है। क्या वो बीच का रास्ता सरकार निकाल पाएगी और उसमें कितना समय लगेगा, और अगर वो कोई रास्ता निकलता है तो फिर उसका ओवरऑल मैसेज क्या जाएगा? ये तमाम असमंजस, ये तमाम मंथन चिंतन आज सरकार के सामने और ख़ासतौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने होगा, जो अब तक कम से कम ऐसे किसी भी पेचीदा इशू में नहीं फंसे और कोई भी अब तक उनका इस तरीके का निर्णय नहीं रहा कि उनके ऊपर जात पात के लिहाज से बांटने का या जात पात के लिहाज से किसी तरफ झुकने का कोई आरोप मोटे मोटे तौर पर लगाया जा सके। लेकिन यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक दोधारी तलवार के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ से जो नायब सिंह सैनी निकल कर आएंगे वो एक अलग ही नेता होंगे, अलग ही मुख्यमंत्री होंगे। बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। और मैं हरियाणा की जनता से भी अनुरोध करूंगा कि इस मामले को लेकर अपनी राय आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।